नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में आखिरी चरण में चुनाव प्रचार, बीजेपी ने किया जीत का दावा। गोवा में अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग और आंध्र प्रदेश में खनन रोकने के लिए आदिवासियों ने प्रशासन से लगाई गुहार। एमबीबी पोल में मध्य प्रदेश की राजनीति में आजाद समाज पार्टी की नई एंट्री पर करेंगे चर्चा। तो अस्मिता और अधिकार में बताएंगे झारखंड के महानायक बुधू भगत के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गोवा में 2 दशक से लंबित राजनीतिक आरक्षण की मांग, आदिवासी समूहों ने दिल्ली में संसदीय समिति के अध्यक्ष से की मुलाकात। त्रिपुरा में कल थम जाएगा चुनाव प्रचार, बीजेपी ने किया 36 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। तेलंगाना में आदिवासी किसानों ने की पोडु भूमि के पट्टों की मांग, कहा एक बार फिर आंदोलन के लिए है तैयार। आंध्र प्रदेश में आदिवासियों ने किया खनन का विरोध, हो जाएगा खेती को नुकसान। एमबीबी पोल में मध्य प्रदेश में नई एंट्री, आजाद समाज पार्टी के आह्वान पर क्या बट जाएगा आदिवासी वोट। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है गोवा से। गोवा में अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक आरक्षण की मांग लगातार तेज हो रही है। राज्य की अनुसूचित जनजातियों के लिए मिशन राजनीतिक आरक्षण के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा सांसद किरीट प्रेमजी सोलंकी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग की। आपको बता दें, किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। पिछले महीने संसदीय समिति के अन्य 29 सदस्यों के साथ उन्होंने गोवा की यात्रा की थी। सोलंकी ने एसटी के लिए मिशन राजनीतिक आरक्षण के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वो अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखेंगे। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने पहले ही गोवा के एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल ये मामला 20 सालों से लंबित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा करीब 12% है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की 40 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ऐसे में गोवा के आदिवासी संगठन लगातार इस मांग को उठाते आए हैं। साल 2003 में गोवा में गवाड़ा, कुनबी और वेलिप को एसटी सूची में अधिसूचित किया गया था। फरवरी 2013 में राज्यसभा में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन तृतीय विधेयक लाया गया, लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। अब राज्य के आदिवासियों की मांग है कि इस लंबित विधेयक को पारित कर राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित की जाए। और अब गोवा से चलते हैं त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब 3 दिन से भी कम का समय बचा है। कल यानी मंगलवार को राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले आज सभी दलों ने मैदान में अपनी ताकत झोंक दी। टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य ने आज गोमती जिले के किला क्षेत्र में रैली की। त्रिपुरा में बीजेपी और मोथा का डायरेक्ट फाइट है। कांग्रेस कहीं में नहीं है, सीपीएम कहीं में नहीं है। अगर सीपीएम का वर्कर को अपना संपत्ति बचाना है, अगर सीपीएम का वर्कर को अपना बच्चा का भविष्य के लिए देखना है, अगर सीपीएम कांग्रेस का वर्कर को अपना 5 साल सोचना है, तो सिर्फ त्रिपुरा मोथा का वॉरियर आपको सुरक्षा दे सकता है। 5 साल में मानिक सरकार एक बार भी बाहर नहीं निकला आपको रक्षा करने के लिए। कांग्रेस से बड़ा नेता आता है अगरतला में, बीजेपी का बाइक वाहनी से मार खाता है। सिर्फ मोथा का, वाईटीएफ का, बुरुई का, बुमा बदल का, मोथा का जो वॉरियर्स हैं वो चैलेंज कर सकता है बीजेपी के साथ। और जो लोग हम लोगों को बोलता
चिकन पार्टी, चिकन पार्टी, चिकन पार्टी। आप लोग सुन लो, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी करने से, गुलामी करने से, पूरा जिंदगी दर दर के रहने से, एक बार अपना हक के लिए, जमीन के लिए, भूमि के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना सीखो। इससे पहले आज टिपरा मोथा के यूथ विंग ने बाइक रैली निकाली। इस रैली में 500 बाइक सवार थे। यूथ टिपरा फेडरेशन के अध्यक्ष रुनियल देव वर्मा के नेतृत्व में 500 बाइक सवारों ने 50 किलोमीटर की रैली निकाली, जो पश्चिम त्रिपुरा की लेफुंगा इलाके से शुरू हुई। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने इस चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। ऐसे में पार्टी अपने 2018 के परिणामों से अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आपने सुनामी के बारे में सुना है, ऐसा ही कुछ इस बार त्रिपुरा में होगा। 2018 में हमें 36 सीटें मिली थी और हमारे गठबंधन सहयोगी को 8 सीटें मिली थीं, इसलिए इस बार हमें 36 से ज्यादा ही सीटें मिलेंगी। इंटरव्यू के दौरान माणिक साहा ने विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अंक गणित कर रहे हैं कि उन्हें कितने वोट मिल सकते हैं, लेकिन हम जनता के लिए काम करते हैं। टिपरा मोथा के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के सवाल पर माणिक साहा ने कहा कि इसकी संभावना न के बराबर है। आपको बता दें, इस बार के चुनाव में बीजेपी 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। उसकी सहयोगी आईपीएफटी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि साल 2018 में बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से उन्होंने 8 सीटें जीती थीं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और खबर है तेलंगाना से। तेलंगाना में वन भूमि पर खेती करने वाले आदिवासी किसानों ने 3.1 लाख एकड़ जमीन के लिए 83,000 आवेदन पत्र मांगे हैं। आदिवासी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कोवा दौलत राव ने सरकार से वन भूमि पर बिना किसी प्रतिबंध के खेती करने वाले सभी आदिवासी किसानों को पट्टे जारी करने की अपील की है। इस मामले में आदिवासी सेना 15 फरवरी को पोडू भूमि की खेती के मुद्दे पर एक सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। आदिवासी सेना ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक और आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने लोगों से तैयार रहने को कहा। दरअसल शुक्रवार यानी 10 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी कि करीब 12 लाख एकड़ में फैली पोडू भूमि के लिए पट्टे फरवरी के अंतिम सप्ताह से वितरित किए जाएंगे। हालांकि राव ने यह भी कहा था कि सरकार अब वन भूमि पर कोई अतिरिक्त अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है उनसे एक लिखित वचन लिया जाएगा कि वो वन भूमि पर आगे कोई दावा नहीं करेंगे। आपको बता दें, पोडू खेती आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खेती की एक पारंपरिक प्रणाली है, जिसके तहत फसल लगाने के लिए हर साल जंगल के अलग अलग हिस्सों को जलाकर साफ किया जाता है। वो एक मौसम में भूमि के एक टुकड़े पर फसल उगाते हैं और अगले मौसम में अलग अलग स्थान पर चले जाते हैं। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के कारण हाल के वर्षों में राज्य में कई जगहों पर आदिवासियों और वन कर्मचारियों के बीच झड़पें हुई। लंबे समय से लंबित मुद्दे को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने साल 2021 में पोडू भूमि का दावा करने वाले पात्र लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कवायद शुरू करने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकार को 4 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। और अब तेलंगाना से चलते हैं आंध्र प्रदेश। प्रदेश के अनकापल्ली जिले के 2 आदिवासी गांवों के आदिवासियों ने खनन पट्टे को रद्द करने की मांग की है। इन लोगों ने जिला राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में जन सुनवाई में ये मांग की। खबरों के मुताबिक साल 2018 में एक कारोबारी को खनन पट्टा जारी किया गया था,
जिसके तहत उसे करीब 22 एकड़ में काले पत्थर और बजरी की निकासी की अनुमति मिली। हालांकि लोगों ने बताया कि 1 महीने पहले अखबार में नोटिस छपने तक इस लीज एग्रीमेंट के बारे में किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लीज का विरोध करते हैं और इसे रद्द करने की मांग करते हैं। आदिवासियों के मुताबिक पट्टे में उल्लेखित भूमि का एक बड़ा हिस्सा खेती योग्य भूमि है। जिले के पेरगोट्टम पलेम और गाडवा पलेम गांवों की कोंडाडोरा और गढ़वा जनजातियां खनन के लिए पट्टे पर दी गई 22 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ में यूकलिप्टस और काजू उगा रही है। ऐसे में गांव वालों का दावा है कि खनन में उनकी खेती योग्य जमीन चली जाएगी। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भोपाल में एक रैली में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मध्य प्रदेश को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिले। माना जा रहा है कि आजाद के इस आह्वान से प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में आदिवासी वोट बढ़ सकता है। आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में 72% लोगों ने माना कि इससे आदिवासी वोट बटेगा, वहीं 24% लोगों ने नहीं और 3% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बहुजन समाज के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को भोपाल के दशहरा मैदान में एक रैली में चुनावी बिगुल फूंका। इस रैली में हजारों की संख्या में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन किया। रैली के दौरान आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं से पेट नहीं भरेगा। हम थक चुके हैं। हम दलित, आदिवासी और पिछड़े भी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि प्रदेश को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिले। उन्होंने कहा कि देश में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अभी तक इन समुदायों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आजाद ने कहा, इन पार्टियों ने आदिवासी राज्यपालों और अध्यक्षों को नियुक्त किया है जिनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता, लेकिन एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और इसके अलावा कई और सीटों पर आदिवासी वोट अच्छा खासा प्रभाव रखता है। वहीं राज्य की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 6 एसटी के लिए आरक्षित है। राज्य में करीब 21% आबादी एसटी समुदायों की है। आदिवासी वोट को देखते हुए सभी पार्टियां इस वर्ग को लुभाना चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। वहीं इस बार के चुनाव में जयस यानी जय आदिवासी युवा शक्ति ने अपने दम पर मैदान में उतरने का ऐलान किया है। अगर चुनावी गणित को देखें तो 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा यानी 114 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 109 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इसमें भी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 47 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 30 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। वहीं 2013 के चुनाव में इन 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें तो कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। यानी 2018 के चुनाव में आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा था। जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा भी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, लेकिन इस बार जयस और चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि जयस का प्रभाव कुछ आदिवासी इलाकों में दिखता है, लेकिन चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक नया चेहरा है। आदिवासी इलाकों में जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव बेहद कम या न के बराबर है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी ये पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी।
ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी मैदान में इस नई एंट्री से आदिवासी वोट बढ़ सकता है और जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आज आपको बताएंगे झारखंड के महानायक वीर बुधू भगत के बारे में। आज वीर बुधू भगत जी का शहादत दिवस है। 1831-32 के कोल विद्रोह के महानायक वीर बुधू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में एक उरांव आदिवासी परिवार में हुआ था। बुधू भगत तलवारबाजी और धनुर्विद्या में माहिर थे। वो एक कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ रखते थे। बुधू भगत ने 1831 में सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। कोल विद्रोह सिर्फ आदिवासियों का विद्रोह नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का भी आंदोलन था। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए 1832 में लरका विद्रोह का भी नेतृत्व किया। वीर बुधू भगत ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। उनके नेतृत्व में हजारों हथियारबंद योद्धाओं के विद्रोह से अंग्रेज सरकार कांप उठी और उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। 13 फरवरी 1832 को अंग्रेजी सेना ने सिलागाई गांव को चारों तरफ से घेर लिया। इस समय सैकड़ों आदिवासी वीर योद्धाओं ने मिलकर अंग्रेज सैनिकों से कड़ा संघर्ष किया। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। इस लड़ाई में वीर बुधू भगत और उनका परिवार वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी वीरता का चित्रण नागपुरी और झारखंडी भाषाओं के गीतों में आज भी सुना जा सकता है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।